प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2139 जॉइंट ट्रेनिंग। झंग यी अपनी ताकत बढ़ाने में पूरी तरह ध्यान दे रहा था, जबकि बाहर की दुनिया में पूरा हुएक्सू किंगडम मोबिलाइज हो चुका था। सारे बड़े इलाकों से इनह्यूमन ट्रूप्स ब्लिजर्ड सिटी में इकट्ठा हुए थे और कुछ समय के लिए माहौल बेहद जिंदादिल हो गया था। ये ताकतवर लोग, जो आम जिंदगी में शायद ही नजर आते थे, अब एक जगह इकट्ठा हुए थे, दिल में ऊंचे इरादे लिए आने वाले युद्ध में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए। झंग यी ने यांग जिंगसन को पूरे हालात का कमान देने का पूरा अधिकार दे दिया। यांग जिंगसन एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थी, जो वुलुयन एम्पायर के बारे में मिली सारी इंटेलिजेंस के आधार पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रही थी। अब जब उसकी स्पेशल एबिलिटीज जाग चुकी थी, उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया था। यहां तक कहना गलत नहीं होगा कि उसके पास मानव इतिहास का सबसे ऊंचा आईक्यू था। एक बेहद अहम बात थी एट्रीब्यूट रिस्ट्रेंट की एबिलिटी का इस्तेमाल कर लोगों को इस तरह अरेंज करना कि वुलुयन एम्पायर के एलियंस को एक एक करके हराया जा सके। सिर्फ ऐसे ही नुकसान को कम से कम किया जा सकता था। हर कोई, यहां तक कि फैटीग शू भी, जो आम दिनों में सबसे आलसी लगता था, ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ली यंगयांग अब झंग यी की टीम में शामिल हो चुकी थी। उसका रोजाना का काम काफी आरामदेह था। यांग जिंगसन की कुछ डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट करने में मदद करने के अलावा वो फैटीग शू को खाना भी पहुंचाती थी। वो एक अच्छी कुक थी और शेल्टर में आने के बाद से खाना बनाने में मदद कर पाती थी। हालांकि झू कीर शायद ही झंग यी को उसका बनाया खाना खाने देती थी, क्योंकि झंग यी को यांग सिया के हाथ का बना खाना पसंद था। आखिर झंग यी खाने के मामले में बहुत पिकी था और वे लोग ली यंगयांग को पूरी तरह अपना नहीं मानते थे। कम से कम फैमिली मेंबर की तरह तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ फैटीग शू ही हर दिन ली यंगयांग के प्यार से बनाए हुए खाने का मजा लेता था। उस रात आसमान धुंधला था। ली यंगयांग ने हमेशा की तरह एक बड़ा लंच बॉक्स लव मील का तैयार किया और गुनगुनाते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़ी। फैटीग शू और डेंग शेंटोंग एक पार्टनर टीम थे। उनकी ताकत काफी करीब थी और दोनों ब्लैक चैरियट लेवल की दहलीज पर थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे इसे कब पार करेंगे। एक के पास आइस और स्नो को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, जबकि दूसरे के पास लाइट एट्रीब्यूट था। दोनों ही काफी वर्सटाइल एलियंस थे और उनकी जोड़ी काफी अच्छी थी। ये कॉम्बिनेशन स्वाभाविक रूप से यांग जिंगसन ने अरेंज किया था। मैं नहीं डरती कॉकरोचेस से। नो 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 नो। ली यंगयांग खुश होकर गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर आगे कोने में पड़े एक साए पर टिक गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, बाहर आओ। क्या तेज इंट्यूशन है, अब भी पहले जैसी हो। बेकार नहीं गई। अंधेरे से हल्की स्त्रैण आवाज आई और फिर एक मध्यम उम्र का आदमी साए से बाहर निकला। वो काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था और हाथ में चांदी सफेद रंग का मेटल फोल्डिंग फैन पकड़े हुए था। इतनी ठंड में खुद को पंखा करना थोड़ा अजीब लग रहा था। ली यंगयांग ने उसे देखा तो उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। टियान जिक्सिंग, तुम? आने वाला कोई और नहीं बल्कि शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में उसका पुराना साथी था, 36 तियानगंग में से तियानजी स्टार। टियान जिक्सिंग हल्के से हंसा, बिल्कुल, पुराने दोस्त से मिलने आया हूं। लगता है तुम काफी अच्छे से छुपी हुई थी। ली यंगयांग की भौहें अचानक सिकुड़ गई। मतलब? टियान जिक्सिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया और उसके हाथ का फोल्डिंग फैन, जो सिकेडा के पंख जितना पतले स्पेशल एलॉय से बना था, स्विश की आवाज के साथ खुल गया। चलो पुरानी बातें याद कर लें। ब्लूबर्ड। उसके हाथ का चांदी सफेद फोल्डिंग फैन हल्की सी रोशनी और छाया बिखेर रहा था, मानो सफेद तितलियां उससे निकल रही हों। और ली यंगयांग की आंखों में वो तितलियां बड़ी होती जा रही थी।
मानो दिमाग में बंद एक दरवाजा पूरी तरह खुल गया हो। अचानक एक याद ली यंगयांग के दिमाग में उमड़ आई। उसकी आंखें फैल गई और तभी उसे समझ आया कि वो यहां क्यों आई थी। उसका ये इन्फिल्ट्रेशन असल में लॉन्गमिंग गार्ड्स की योजना थी। मकसद था कि वो झंग यी के करीब पहुंचकर उसे हुएक्सू स्टेट के खिलाफ कोई भी नुकसानदायक काम करने से रोके। हालांकि झंग यी हमेशा बेहद सतर्क रहता था और उसके पास यांग जिंगसन जैसा थिंक टैंक था। किसी के लिए भी अंदर घुस पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस दुनिया में कई जादुई शक्तियां थी जो चमत्कार कर सकती थी। स्टार ऑफ हेवन, डब्ल्यू लाइंग एबिलिटी, झुआंग झूज ड्रीम ऑफ द बटरफ्लाई। वो एक इल्यूशनिस्ट था, लेकिन इल्यूशंस बनाने से भी बढ़कर झुआंग झू मेंगडी की एबिलिटी लोगों की यादें सील भी कर सकती थी। इसलिए ली यंगयांग ने बहुत पहले अपने दिमाग से पूरे अंडरकवर प्लान की याद मिटा दी थी। चाहे यांग जिंगसन कितनी भी कोशिश कर ले, वो कोई भी गलती पकड़ नहीं पाती थी, जब तक कि अभी डब्ल्यू लाइन ने उसकी एबिलिटी को हटाकर उसकी यादें वापस नहीं दिला दी। ली यंगयांग ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें शांत हो गई। जब किसी बात का कारण और नतीजा मालूम हो तो हैरानी नहीं होती। यहां की स्पेस टियान क्विक्सिंग ने सील कर दी है, तो हमारी मुलाकात का किसी को पता चलने का डर नहीं है। अब बताओ, हाल ही में हु डन के आसपास क्या पता लगाया? डब्ल्यू लाइन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज्यादा देर नहीं हुई, ली यंगयांग ने आंखें खोली। अब भी हाथ में लंच बॉक्स पकड़े हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ी। उसे कुछ गलत महसूस नहीं हुआ, बस मुस्कुराई और जल्दी जल्दी फैटीग शू से मिलने बढ़ी, क्योंकि उसकी ये याद फिर से डब्ल्यू लाइन ने इंटरसेप्ट करके अपने तियानजी फैन में सील कर दी थी। ये एक परफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन प्लान नहीं तो और क्या था। दोनों टियान क्विक्सिंग सॉन्ग मिंग की एबिलिटी से लोंगमिंगवे गैरिसन बेस लौट गए। इस बार शंग दाओवे ने खुद टीम का नेतृत्व किया। दोनों ने शंग दाओवे को ली यंगयांग से मिली जानकारी बता दी। ध्यान से सुनने के बाद शंग दाओवे की सांस थमसी गई। केओस भी कमाल करता है, ऐसी जगह जाने की हिम्मत कर ली। वो तो कहता था कि वो स्टेडी इंसान है, फिर अचानक एडवेंचर का शौक कब लग गया? उसने ठुड्डी को छुआ, मानो सोच रहा हो कि बीच में क्या बदल गया। डब्ल्यू लाइन ने कहा, ब्लूबर्ड को बस इतना ही पता है। आखिर वो अभी केओस टीम के कोर में नहीं घुसी है, तो वे लोग उसे सब कुछ खुलकर नहीं बताएंगे। शंग दाओवे ने हल्का सिर हिलाया। फिक्र मत करो, ब्लूबर्ड का अंडरकवर प्लान हमारे लिए बेहद अहम है। इमरजेंसी के अलावा उससे कांटेक्ट मत करना। ट्रेनिंग ग्राउंड में फैटीग शू और डेंग शेंटोंग साथ साथ अभ्यास कर रहे थे। दोनों की एबिलिटी इंडेक्स में बहुत फर्क नहीं था, बल्कि फैटीग शू का इंडेक्स तो डेंग शेंटोंग से 1 पॉइंट्स ज्यादा था। लेकिन जब असली लड़ाई की बात आती तो वो डेंग शेंटोंग का मुकाबला नहीं कर पाता था, क्योंकि फैटीग शू खेल को कंट्रोल करने में माहिर था, लेकिन 1-on-1 लड़ाई में उसकी बड़ी कमजोरियां थी। जैसे मार्शल आर्ट्स और स्पेयरमैनशिप में वो डेंग शेंटोंग जितना अच्छा नहीं था, जिसे बचपन से किसी मशहूर गुरु ने सिखाया था। हालांकि दोनों कई बड़ी और छोटी लड़ाइयों का सामना साथ कर चुके थे और एक दूसरे की एबिलिटीज को अच्छी तरह जानते थे, तो साथ मिलकर काम करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। जिसे कंबाइंड अटैक टेक्निक कहते हैं, वो तब होती है जब दो लोग 1+1=2 का असर पैदा कर सकें। जैसे नाइट्स टेम्पलर के सन और मून एंजल्स ने कंबाइंड अटैक टेक्निक को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। चैप्टर 2140, इफ दिस इज नॉट लव। ट्रेनिंग ग्राउंड में बर्फ और बर्फीली आंधियां गरज रही थी और पवित्र रोशनी ने गुंबद के नीचे की हर चीज को ढक लिया था। डेंग शेंटोंग की लाइट इंडोर ट्रेनिंग ग्राउंड के किसी भी हिस्से को बिना ब्लाइंड स्पॉट के कवर कर सकती थी, यहां तक कि रुकावटों को भी बाईपास कर सकती थी, क्योंकि ये डेंग शेंटोंग की विल पावर का प्रतिरूप थी। लाइट लिजर्डमैन के खिलाफ एक बेहद उपयोगी एबिलिटी थी। हालांकि उसकी एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 17,000 पॉइंट्स थी, लेकिन एट्रीब्यूट रिस्ट्रेंट की वजह से लिजर्डमैन से लड़ते समय वो ब्लैक चैरियट लेवल की दबाव शक्ति छोड़ सकता था।
अल्ट्रावायलेट रेस आज भी वुलुयन लोगों के लिए बेहद असहज करने वाली चीज थी। डेंग शेंटोंग झंग यी के अटैक प्लान का भी एक बेहद अहम हिस्सा था। वो यकीन से मानता था कि पिछली हार के बाद भी वुलुयन एम्पायर जरूर ऐसा आर्मोर बनाएगा जो सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेस से निपट सके। लेकिन अगर युद्ध वुलुयन एम्पायर की होमलैंड में हो, वुलुयन एम्पायर के 2,70,00,000 लोगों में से हर किसी के पास एडवांस्ड एंटी अल्ट्रावायलेट वेपन्स नहीं होंगे। उस समय डेंग शेंटोंग वुलुयन एम्पायर के ज्यादातर लोगों का नाइटमेयर बन जाएगा। दोनों की जॉइंट अटैक टेक्निक का ट्रेनिंग एबिलिटीज के तालमेल पर आधारित था। फैटिग शू की बर्फ और बर्फीली आंधियां विशाल आइसिकल्स और मिरर्स बना सकती थी, जो डेंग शेंटोंग की लाइट को रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करते थे। डेंग शेंटोंग दुश्मन की सेंसेस को छीन लेता था, जिससे फैटिग शू को आइस और स्नो ब्लिजर्ड अटैक करने का अच्छा मौका मिलता था। ट्रेनिंग के बाद दोनों का आपसी तालमेल और गहरा होता गया। जैसे जब डेंग शेंटोंग को जरूरत होती, फैटिग शू सबसे कम समय में एक खास एंगल पर बड़ा आइसिकल बना देता। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स, उनका साइज और एंगल सब डेंग शेंटोंग की जरूरत के मुताबिक होते, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन परफेक्ट होती जा रही थी। इप्सिलॉन लेवल के इनह्यूमन्स अब भी अलग अलग क्षेत्रों में बेहद दुर्लभ थे। पहले तो ऐसा कंबाइंड ट्रेनिंग देखना और भी कम होता था, लेकिन इस बार खुद अनुभव करने के बाद डेंग शेंटोंग समझ गया कि कंबाइंड अटैक टेक्निक कितनी डरावनी हो सकती है। सीधी भाषा में कहें तो जैसे सूखी लकड़ी चिंगारी से मिलकर भड़कती आग बन जाए। मार्शल टाइन पेंग, चलो थोड़ा रुककर आराम करते हैं। डेंग शेंटोंग ने माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर फैटिग शू से कहा। फैटिग शू अब तक पसीने में लथपथ था। हालांकि वो रोज अंकल यू के साथ ट्रेनिंग करता था, फिर भी उसके शरीर का आकार ज्यादा घटा नहीं था, बल्कि वजन तो बढ़ ही रहा था। इससे फैटिग शू एक समय तो निराश हो गया था, लेकिन अंकल यू को फैटिग शू की मौजूदा हालत से काफी संतोष था। वो फैटिग शू के मजबूत शरीर को देखकर संतोष से बोला, लड़ाई के लिए यही सबसे सही शरीर है। अंकल यू का इरादा फैटिग शू को बॉडी बिल्डर बनाने का नहीं था। वो डेड मसल्स बस दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन असली लड़ाई में ब्रिटल साबित होते हैं। फैटिग शू दिखने में भले मोटा लगता था, लेकिन उसकी बॉडी फैट परसेंटेज काफी कम थी। सही कहें तो वो मजबूत था। ठीक है मिस्टर डेंग। फैटिग शू साइडलाइंस पर गया, तौलिया उठाकर चेहरे का पसीना पोंछा। मास्टर डेंग, तुम्हें लगता है हमारी मौजूदा स्पीड से हम उस अपोनेंट को संभाल सकते हैं? फैटिग शू ने पानी का घूंट लिया और हल्की चिंता के साथ डेंग शेंटोंग की ओर देखा। उनकी कॉम्बिनेशन का एक साफ मिशन ऑब्जेक्टिव था, और कंबाइंड अटैक टेक्निक का अभ्यास भी उसी व्यक्ति से निपटने के लिए था। डेंग शेंटोंग ने बस हल्की मुस्कान दी। मुझे मिस यांग की अरेंजमेंट्स पर भरोसा है। हालांकि बैटलफील्ड पर हालात हमेशा तेजी से बदलते हैं। जब हमें लड़ना है तो बलिदान के लिए भी तैयार रहना होगा। उसने हाथ से अपने बालों को झटका और चमकते चेहरे से मुस्कुराया। जिंदगी और मौत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन मौत से ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, वरना लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? काश मैं भी तुम्हारी तरह कूल होता। फैटिग शू ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। इसी बीच दोनों ने बाहर से 2 महिलाओं की प्यारी और मधुर आवाज सुनी। डिनर तैयार है। दोनों ने मुड़कर देखा। ली यंगयांग और अंबर दोनों लंच बॉक्सेस लेकर खड़ी थी। वे अभी अभी नहीं पहुंची थी, बल्कि पहले से ही आ गई थी। लेकिन दोनों ट्रेनिंग में व्यस्त थे, तो उन्होंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। डेंग शेंटोंग हल्के से मुस्कुराया, सूखे कपड़े पहने और आगे बढ़ा। फैटिग शू भी मूर्खों जैसी मुस्कान लिए तेजी से ली यंगयांग के पास जा पहुंचा। कुछ देर बाद सब रेस्टोरेंट में बैठ गए और सामने स्वादिष्ट खाना सज गया। फैटिग शू ने ली यंगयांग के बनाए खाने के बड़े बड़े कौर भरे। उसके गोल चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यंगयांग, तुम्हारा बनाया खाना वाकई कमाल का है,
ली यंगयांग की आंखें मुस्कान में चांद सी हो गई। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज बनाऊंगी। डेंग शेंटोंग ने हल्के से चॉपस्टिक्स रोक दिए, नजर उठाकर फैटी शू को देखा जो बस बड़े कौर खा रहा था और लगातार सिर हिला रहा था। फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसने ली यंगयांग से यूं ही पूछा, सुना है हाल ही में शेंगजिंग से कई अजनबी ब्लिजर्ड सिटी आए हैं, तुमने जाकर देखा नहीं? ली यंगयांग अब भी मुस्कुरा रही थी। नहीं, आखिर मेरे लिए अब वहां जाकर उन्हें देखना उतना कन्वीनियंट नहीं है ना? उसकी सीधी बात ने डेंग शेंटोंग को आगे पूछने से रोक दिया। डिनर के बाद फैटी शू ने डेंग शेंटोंग से कहा, खाना खाकर मुझे आराम चाहिए। कुछ घंटों बाद फिर ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर 2 घंटे बाद मिलते हैं। डेंग शेंटोंग ने समय देखा और सोचा कि 2 घंटे फैटी शू के लिए काफी होंगे। हाँ, ठीक है। फैटी शू ने ली यंगयांग का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल गए। डेंग शेंटोंग और अंबर एक साथ खड़े रहे। उन दोनों को जाते हुए देखते हुए आंखों में एक खास चमक थी। डेंग शेंटोंग ने ठुड्डी को छुआ और पूछा, अंबर, तुम्हें लगता है ये प्यार है? अगर ये प्यार नहीं तो फिर और किस चीज का इंतजार करना चाहिए? बस मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ता थोड़ा अजीब है, डेंग शेंटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबर ने प्यार और प्रशंसा से भरी आंखों से डेंग शेंटोंग की ओर देखा। उसका कंधा थामकर अपना सिर धीरे से उस पर रख दिया। तुम्हारे लिए आम लोगों का प्यार समझना मुश्किल है। डेंग शेंटोंग बस हंसा और बात को गंभीरता से नहीं लिया। 30 की उम्र में उसने कई तरह की औरतें देखी थी। आज तक उसकी बस एक ही इच्छा थी, और ताकतवर बनना और बड़ी उपलब्धि हासिल करना। हुएक्सू किंगडम का दक्षिणी समुद्री इलाका, वुलुयन एम्पायर का आक्रमण फिलहाल रुका हुआ था। सुरक्षा के लिए ईस्ट चाइना सी रीजन ने जोखिम उठाकर कुछ जहाजों को आसपास के पानी में गश्त पर भेजा था। उस रात एक डिस्ट्रॉयर कड़ाके की ठंड में हवा चीरते हुए दक्षिणी जल सीमा के किनारे पहुंचा, जहां वो हमेशा की तरह पेट्रोल कर रहा था। इन असाधारण समयों में उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि वुलुयन एम्पायर या कोई और अज्ञात ताकतवर जीव हुएक्सू किंगडम की सीमा में न घुस आया हो। ये उनकी जान के लिए खतरा था। अगर उन्हें जरा भी हादसा हुआ तो चाहे वे मारे भी जाए, ईस्ट चाइना सी रीजन तक सिग्नल तुरंत पहुंच जाएगा। इस तरह पूरे हुएक्सू किंगडम को पता चल जाएगा कि खतरा आ चुका है। समुद्र की लहरों पर ओरिजिन डोल रहा था। आज रात हवा बहुत तेज थी और ठंडा समुद्री पानी डेक पर छींटे मार रहा था। यह तूफान से भी डरावना लग रहा था। आखिर ये बिना चांद की रात थी और रोशनी पाने के लिए वे सिर्फ सर्च लाइट्स पर निर्भर थे।